नमस्कार दोस्तों। सैंक्शन एक छोटा सा वर्ड जो कि किसी देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद करने में सक्षम है। यूएस द्वारा कई देशों पे जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और कई और देश भी शामिल हैं, कई बार सैंक्शंस लगाए गए हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने इस वर्ड को सुना ही है, परंतु हम में से अधिकांश लोग कंफ्यूज्ड भी हैं कि आखिर ये सैंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सैंक्शंस होते क्या हैं, किस तरीके से ये एक कंट्री के ऊपर असर डालते हैं। वहीं साथ में हम ये भी समझेंगे कि यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस क्यों इतने ज्यादा प्रभावी होते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या वास्तविकता में सैंक्शन किसी कंट्री के ऊपर असर डालते भी हैं या नहीं डालते हैं। सैंक्शन किसी एक कंट्री द्वारा किसी दूसरी कंट्री पर लगाई गई एक तरह की पेनल्टी है। इसे आम शब्दों में समझें तो ये एक तरह का पनिशमेंट है जो किसी एक देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर लगा दिया है। जिस देश ने यह पनिशमेंट लगाया है उसे सैंक्शनिंग कंट्री या इशूइंग कंट्री कहा जाता है, वहीं जिस पर लगाया गया है उसे टारगेट कंट्री कहा जाता है। अब समझने वाली बात यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस लगा देती है। अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि सैंक्शन आखिर काम करते ही क्यों है। किस तरीके से कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि अपने देश में मौजूद है वो किसी दूसरे देश में मौजूद पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर प्रेशर डाल सकती है सैंक्शन लगा करके। देखिए, 21वीं सदी में कोई भी कंट्री फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। सभी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। ये सामान एक छोटी पिन से लेकर के बड़ा एरोप्लेन, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर से एडवांस रोबोटिक्स, अनाज से लेकर के मेडिसिन, वहीं टूरिज्म भी शामिल है जिसकी वजह से एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हो सकती है। आइए इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूएसए हो सकता है कि यूरोपियन कंट्री से कोई सामान मंगाते हो, वहीं यूरोपियन कंट्रीज हो सकती हैं कि वो इंडिया से मंगाती हो, इंडिया यूएस को ट्रांसफर करता हो कोई सामान। वहीं ये भी हो सकता है कि इंडिया चाइना से मंगाता हो, वहीं चाइना यूरोपियन कंट्रीज से मंगाता हो। कारण अलग अलग हो सकते हैं कि क्या मंगाया गया, जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टूरिज्म, वीजा रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो सकती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, या रेयर अर्थ भी शामिल हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी एक कंट्री के पास ये ताकत आ जाती है कि वो किसी कंट्री को इन ट्रांजैक्शन को करने से रोक सकता है, तो सोचिए वो टारगेट कंट्री के ऊपर कितना प्रेशर डाल सकता होगा। यही ताकत यूएस के पास भी है, और ऐसा उन्होंने पास्ट में किया भी है जब उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं। आगे चल करके हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूएस के पास ऐसी क्या ताकत है कि जब वो सैंक्शन लगाता है तो वो इतने ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सैंक्शंस किस किस तरीके के हो सकते हैं। प्राइमरी सैंक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी सैंक्शन टारगेट कंट्री के ऊपर डायरेक्ट ही लगा दिए जाते हैं। मान लीजिए यूएस को रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाना है, तो यूएस अपने देश के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के आदेश दे सकता है कि वो रशिया के साथ किसी भी तरह की डीलिंग में इन्वॉल्व ना हो। इस तरह के सैंक्शंस को प्राइमरी सैंक्शन कहा जाता है। वहीं कई बार ये भी शामिल है कि किसी दूसरी कंट्री पर इसलिए सैंक्शन लगा दिए जाते हैं क्योंकि वह किसी टारगेट कंट्री के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन में शामिल है। इस तरह के सैंक्शंस को सेकेंडरी सैंक्शन कहा जाता है। हाल ही में इंडिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शन कुछ कुछ इसी तरह के सैंक्शंस थे। वहीं जब हम अन्य सैंक्शंस की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सैंक्शन, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री रिलेटेड सैंक्शंस, वीजा रिलेटेड सैंक्शंस और असेट फ्रीजिंग भी इसमें शामिल है। आइए हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो सैंक्शंस हैं वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस ही होते हैं। इसमें जो टारगेट कंट्री है उसके साथ किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को तोड़ दिया जाता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का सेल और परचेस शामिल होता है। वहीं साथ में जो कंट्री है, जो टारगेट कंट्री है, उसके इंटरनेशनल लोन्स, इन्वेस्टमेंट लेने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। कई बार उनके स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। साथ में कई बार ये भी शामिल है कि उनके इंटरनेशनल जो असेट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया जाता है। वर्ष 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन का इन्वेजन किया तब उनके इंटरनेशनल असेट्स को फ्रीज कर लिया गया था। उसके बाद से ही दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पे हमने पूरा का पूरा वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। वहीं दूसरे अगर हम सैंक्शन की बात करते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन है, ये सैंक्शन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि टारगेट कंट्री में किसी भी तरह की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ना पहुंच सके। इसका मकसद बिल्कुल साफ होता है कि टारगेट कंट्री किसी भी तरह के जो प्रोडक्टिव कामों में शामिल है उन प्रोडक्टिव कामों को रोका जा सके, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, उन कामों को करने से रोका जा सके जो कि वो कर रहे हैं। वहीं साथ में अगर हम डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात करते हैं तो देखिए हर देश के दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। इन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कई बार बंद कर दिया जाता है, कई बार साथ में ये भी शामिल है कि जो डिप्लोमेट्स वहां पर मौजूद है, जो कि पूरा का पूरा मिशन वहां है, उसकी संख्या कम कर ली जाती है, और कई बार तो ये भी कर दिया जाता है कि हम आपके साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखने में सहमत या इच्छुक हैं ही नहीं। अगले सैंक्शन की हम बात करते हैं तो मिलिट्री सैंक्शन उन्हें कहा जा सकता है। इस तरह के सैंक्शंस में किसी भी तरह का मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट का सेल और सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है। साथ में ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी जो होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सिविलियन भी कर सकते हैं और मिलिट्री वाले भी इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, इस तरह के टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है। साथ में किसी भी तरह की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंट शेयरिंग सर्विस को भी पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। वहीं साथ में वीजा और ट्रेवल सैंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेवल के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। वहीं साथ में कई बार टारगेट कंट्री के द्वारा किसी अन्य कंट्री के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। ये जो सैंक्शंस हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकते हैं, यानी कि सारे सैंक्शंस एक साथ किसी एक कंट्री पर लगाए जा सकते हैं। वहीं ये सैंक्शंस सेक्टोरल भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। वही साथ में सैंक्शंस यूनिलेटरल या मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं। जब किसी एक कंट्री द्वारा ही दूसरी कंट्री पर किसी तरह के सैंक्शन लगाए जाते हैं तो यूनिलेटरल होते हैं। वहीं जब कई सारे देशों द्वारा किसी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो उन्हें मल्टीलेटरल सैंक्शंस कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कौन सैंक्शन लगा सकता है। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हर देश सैंक्शन लगा सकता है। पर यहां पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी देश ने सैंक्शन लगाए अथवा नहीं लगाए। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि जिस देश ने सैंक्शन लगाए उसके सैंक्शंस कितने प्रभावशाली हैं, साथ ही में किस देश के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं उस देश का प्रभाव कितना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम उन ऑर्गेनाइजेशंस या देशों की बात कर लेते हैं जिनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पूरी दुनिया में काफी प्रभावशाली होते हैं। तो जब हम इस तरह की संस्थाओं या देशों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम यूनाइटेड नेशंस का आता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों, व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 41 के तहत ये अधिकार उनको प्राप्त है। वहीं यूरोपियन यूनियन के देश भी कलेक्टिव रूप से कई देशों पर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स भी कई देशों पर प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध उनके यहाँ उपस्थित ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल OFSC के माध्यम से विशेष रूप से लगाए जाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि आखिर क्यों यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, वहीं दूसरे देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। इसके सबसे पहले कारणों में शामिल है कि यूएस के जो अलायंसेस हैं वो भी काफी पावरफुल हैं, और जब ये यूएस सैंक्शन लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो दूसरे अलायंसेस हैं वो भी सैंक्शंस लगा देते हैं। तो एक तरह से यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस मल्टीलेटरल सैंक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस काफी पावरफुल होते हैं। वहीं दूसरा और एक बड़ा कारण ये भी है कि यूएस के पास एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लिक्विड फाइनेंशियल सिस्टम है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज इस फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। अब अगर यूएस किसी देश के ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो वह देश इस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अब अगर हम तीसरा कारण देखने की कोशिश करें तो एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल बैंक और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। अब अगर यूएस के रिलेशन किसी देश के साथ खराब हो सकते हैं तो यूएस उस देश को इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोक सकता है, जो कि बहुत ही मुसीबत की बात उस देश के लिए हो सकती है। वहीं साथ में अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि यूएस का जो डॉलर है, पूरी दुनिया में होने वाले ट्रेड का जो पेमेंट है, अधिकांश पेमेंट आज भी डॉलर के रूप में किया जाता है। वहीं पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी आज भी डॉलर है।
इस वजह से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध दूसरे देशों पे ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो पाते हैं। इसके साथ में ही अमेरिका के पास ये अधिकार भी है कि किसी दूसरे देश के असेट्स जो दूसरे देशों में है उनको वो फ्रीज करवा सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली है, तो दूसरे देशों से बात करके और उसके देश में भी जो भी असेट्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनको वो फ्रीज कर सकता है। 2022 में रशिया के असेट्स के साथ उन्होंने ऐसा किया भी है। वहीं साथ में एक और महत्वपूर्ण कानून भी है जो कि यूएस में है, जो कि उनको विशेष अधिकार देता है, जिसे काटसा कहा जाता है। इस कानून को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक विशेष तरह का कानून है जो अमेरिका अपने एडवर्सरीज यानी अपने विरोधियों के ऊपर इस्तेमाल करता है। इस कानून का मुख्य रूप से इस्तेमाल रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर किया गया है। इस कानून में मुख्य रूप से इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की गई है, परंतु इस कानून के तहत सेकेंडरी सैंक्शंस की भी बात की गई है। अगर इसको हम विशेष रूप से देखने की कोशिश करें तो रशिया के ऊपर 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर हमला किया था उसकी वजह से, उसके बाद में सीरिया के ऊपर मिलिट्री इंटरवेंशन जो उन्होंने किया, साथ ही में रशिया के ऊपर यह आरोप भी लगे कि 2016 के यूएस इलेक्शन में भी रशिया ने इंटरफेरेंस किया था। इस कानून के तहत सैंक्शंस लगाए गए। वहीं दूसरा जो देश है इस कानून के तहत जिसके ऊपर सैंक्शन लगाए वो ईरान था। उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल है और कहीं ना कहीं दूसरे देशों में उपस्थित टेररिज्म ग्रुप जो है जो कि गजा और लेबनान में है उनको सहयोग करता है। इस वजह से उसके ऊपर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए। वहीं नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए इस कानून के तहत, और ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया है कि वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाए गए। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है इसका सेक्शन 231 जो कि सेकेंडरी सैंक्शंस की बात करता है, विशेष रूप से रशिया के संदर्भ में। जो भी देश रशिया के साथ बड़े डिफेंस या इंटेलिजेंस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उन देशों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं इस कानून के तहत। जो भी देश रशिया के साथ बड़े डिफेंस या इंटेलिजेंस ट्रांजैक्शंस करता है तो इस कानून में जो 12 सैंक्शंस की बात की गई है उसमें से कम 5 सैंक्शंस उस देश के ऊपर लगाए जा सकते हैं। इतिहास में इस तरह की कार्यवाही टर्की और चाइना के ऊपर की गई है। दोनों के ऊपर इसलिए सैंक्शंस लगाए गए क्योंकि उन्होंने रशिया के साथ बड़ी डिफेंस डील की थी। अब अगर हम इंडिया के स्टेटस की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया रशिया का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है और हमने कुछ समय पहले जब S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तो काटसा के तहत इंडिया के ऊपर कार्यवाही होने की पूरी संभावना थी क्योंकि बड़ा डिफेंस ट्रांजैक्शंस हुआ था, परंतु इंडिया को इससे छूट मिल गई। हालांकि उसके कई कारण थे। इंडिया को अमेरिका अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है चाइना के खिलाफ। वहीं साथ में इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर इंडिया के ऊपर इस कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो इंडिया रशिया के खेमे की तरफ जा सकता है। संभवतः इस वजह से इंडिया के ऊपर S-400 खरीदने की वजह से इस कानून के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। परंतु अभी हाल ही में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 दिसंबर में भारत आए थे उस वक्त काफी उम्मीद थी कि बड़े डिफेंस ट्रांजैक्शन की कोई बात होगी, S-500 सिस्टम या किसी तरह का फाइटर जेट खरीदा जा सकता है, पर कहीं ना कहीं बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान में इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है और इंडिया को संभवतः इस तरह की उम्मीद रही होगी कि काटसा के तहत उसके ऊपर कार्यवाही ना कर दी जाए, इसलिए संभवतः उन्होंने इस डील में किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया। अब हम इंडिया के संदर्भ में सैंक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया पर देखा जाए तो वर्तमान में किसी भी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं है, परंतु 2025 में क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे तो लगभग 25% का एडिशनल टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूएस के द्वारा लगाया गया था। हालांकि अब ये काफी कम हो गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में इंडिया के ऊपर कब कब बड़े सैंक्शंस लगे हैं तो हिस्ट्री में ऐसा 2 बार हुआ है जब इंडिया के ऊपर बड़े सैंक्शंस लगे हैं। पहला सैंक्शन 1974 में लगा जब हमने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की थी। उस वक्त यूएस और कनाडा ने काफी हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे और किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्सपर्टीज और इक्विपमेंट देने से मना कर दिया था। उसके बाद जब हमने 1998 में दूसरी बार एक सफल परीक्षण किया पोखरण में, उसके बाद काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैन या कहें सैंक्शंस हमारे ऊपर लग गए थे। इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वो सैंक्शंस थे। हालांकि 2001 आते आते सारे सैंक्शंस इंडिया के ऊपर से खत्म हो गए थे। ये वो प्रेस स्टेटमेंट है जो कि 1998 में यूएस के द्वारा रिलीज किया गया था जिसके तहत भारत पर प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए गए थे।
अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने किन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो देखिए, भारत विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों को फॉलो करते हुए दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है। भारत में किसी भी तरह के ऑटोनोमस या मल्टीलेटरल कहें या यूनिलेटरल सैंक्शन लगाने की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यूएस या कोई दूसरे देश लगा देते हैं तो इंडिया डायरेक्टली उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है। वो विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करने की कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करते हुए इंडिया ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ावा देने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वहीं साथ में यूएन को फॉलो करते हुए ईरान और इराक पर भी प्रतिबंध हैं। ईरान के ऊपर किसी भी तरह ऐसे इक्विपमेंट नहीं दिए जाएंगे जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट या हैवी वाटर एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। वहीं इराक के ऊपर भी आर्म्स को सप्लाई के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी इंडिया ने कुछ देशों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान से आने वाले किसी भी तरह के इंपोर्ट पर प्रतिबंध है। वहीं पाकिस्तान से आने वाली किसी भी तरह की शिप्स इंडिया में नहीं आ सकती। वहीं इंडियन शिप्स भी वहां नहीं जा सकती हैं। साथ में इंडिया ने चाइना के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। 2020 में इंडिया और चाइना का जो क्लैश हुआ था उसके बाद से लगभग 200 चाइनीज ऐप इंडिया के द्वारा बैन कर दिए गए थे। वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि 2026 के आते आते इन प्रतिबंधों में काफी ढील दी जा रही है। इंडिया में एक विशेष कानून भी है जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत भारत एक लिस्ट मेंटेन करता है उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस लिस्ट में वर्तमान में अल कायदा और लश्कर तैयबा जैसे लगभग 40 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। हम सभी 21वीं सदी में हैं और कोई भी देश दूसरे देश पर निर्भर रह सकता है। कोई भी देश पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। साथ में अगर किसी देश को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उस देश पर प्रतिबंध लगा करके उसे रोक सके तो ये एक बहुत बड़ा दबाव हो सकता है उस देश के ऊपर। हालांकि इतिहास में ये बात देखी गई है कि जो देश कम पावरफुल हैं उनके ऊपर ये सैंक्शंस काफी प्रभावी रूप से लागू होते हैं। वहीं जो देश ज्यादा पावरफुल हैं उनके ऊपर ये सैंक्शंस प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाते हैं। साथ में अगर हम ये देखते हैं कि इतिहास में यूएसए द्वारा लगाए गए सैंक्शंस पे कई बार प्रश्न उठे हैं कि उनके द्वारा लगाए गए सैंक्शंस विशेष रूप से उनके निजी हितों को पूरा करने की ज्यादा कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रतिबंधों का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो ये एक गलत कार्य करने वाले देश के प्रति एक बहुत ही बड़ा हथियार हो सकता है और उसे रोकने की इसमें पूरी क्षमता शामिल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप हमको ये भी बता सकते हैं कि किस कंट्री पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना एक बेहतर कदम हो सकता है।